हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी के पॉलिटी वाली जो बुक है उसका अध्ययन करेंगे और उसका जो चैप्टर है विविधता की समझ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर जो है उसका नाम है विविधता की समझ। जो क्लास 6 एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी का जो अध्ययन है वो अपने आप में एक बहुत अनूठा अध्ययन माना जाता है और किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी परीक्षा दे रहा है, तो यदि जीके वाली जो तैयारी उसको करनी है तो सबसे पहले एनसीईआरटी का अध्ययन उसे कर लेना चाहिए। हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लासेस ली हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च करें और वहां से आप बहुत ही कम समय में उन चैप्टर्स का क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो इन क्लासेस का उद्देश्य यह है कि आप कम समय में एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ सको। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है विविधता की समझ और बात करेंगे हम भारत में विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, सिख हैं और मुस्लिम हैं। और सांस्कृतिक विविधता का मतलब यह है कि आप यदि भारत के अनेकों राज्यों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको खान पान, वेशभूषा, बोली भाषा, इन सब में क्या आपको अंतर मिलेगा। तो इस तरह से संस्कृति में भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। इसके साथ साथ भारतीय समाज जाति व्यवस्था में भी बटा हुआ है। समाज इस जाति व्यवस्था के आधार पर अलग अलग समूहों में बढ़ जाता है और जाति व्यवस्था वर्तमान में क्या है, वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति कुम्हार कुल में पैदा हुआ है तो उसका जो बेटा है वह भी कुम्हार कुल में ही पैदा हो, कुम्हार ही माना जाएगा। यदि कोई जाट है तो जाट माना जाएगा, यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण माना जाएगा, यदि कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय माना जाएगा, शूद्र है तो शूद्र माना जाएगा। और उनमें भी आपस में अनेकों जातियां हैं। इस तरह की जातिगत विविधता भारत में पाई जाती है। और किस तरह से विविधता पाई जाती है? भाषा के आधार पर भारत में विविधता पाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है कि संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वह कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में 2 पॉइंट दिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि मणिपुर में औरतें कौन सा पहनावा पहनती हैं। तो फनेक पहनावा मणिपुर में औरतें पहनती हैं। और झारखंड में आदिवासी अभिवादन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नमस्ते अभिवादन में नॉर्मली हिंदी भाषी राज्यों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही झारखंड में आदिवासी जो है वह अभिवादन में जोहार शब्द का उपयोग करते हैं, जोहार बोलते हैं। भारत की अलग अलग स्थलाकृति है और अलग अलग क्या है, संस्कृति है। तो आप देखते होंगे कि भारत में यदि उत्तर से हम शुरू करें तो हिमालय है, फिर गंगा का मैदान है, फिर पठारीय क्षेत्र है, अ, और फिर दक्कन का पठार आ जाता है, उसके बाद फिर दक्षिणी भारत आता है। तो इस तरह से भारत की अलग अलग स्थलाकृति और अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में जलवायु भी अलग अलग पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने में बहुत अंतर होता है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्र एक राज्य की बात करें तो वर्तमान में जो लद्दाख राज्य है, उसके बात करें तो वह एक रेगिस्तानी इलाका है। और थोड़ी देर बाद हम केरल के बारे में बात करेंगे। लद्दाख में पश्मीना बकरी से कीमती ऊन प्राप्त होती है, जिससे कीमती शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल जो सबसे महंगी बिकती है, तो वह किससे बिकती है, कहाँ से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा। तिब्बत का एक ग्रंथ है सागा, केसर सागा। देखिए, केसर सागा जो है लद्दाख में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इस ग्रंथ के गीतों को गीतों में पिरोकर और इस ग्रंथ की बातों को गीतों के रूप में मुस्लिम और बौद्ध लोग दोनों ही गाते हैं और इस ग्रंथ के पर आधारित नाटक भी खेलते हैं। तो केसर सागा जो है वो केवल बौद्ध लोग ही नहीं मानते, लद्दाख में रहने वाले मुस्लिम लोग भी उस ग्रंथ को बहुत ज्यादा मानते हैं। आगे हम बात करें, लद्दाख में यदि मुस्लिम धर्म की बात करें तो लद्दाख में मुस्लिम धर्म 400 साल पहले आया था। तो लद्दाख में दो प्रमुख धर्म है, एक धर्म है मुस्लिम धर्म और दूसरा धर्म है आपका बौद्ध धर्म। अब विविधता के उदाहरण के रूप में हम केरल राज्य का अध्ययन करेंगे। देखिए, केरल राज्य दक्षिण पश्चिम में बसा एक राज्य है। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग और इलायची उगाई जाती है। सबसे पहले केरल में अरबी और यहूदी व्यापारी आए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे याद रखें। केरल में सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए। 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत अ, संत थॉमस यहाँ पर आए
और इन्हें भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय दिया जाता है कि भारत में ईसाई धर्म कौन लेके आए थे, तो संत थॉमस भारत में ईसाई धर्म को लेकर आए थे। इब्न बतूता एक अरबी यात्री है, 100 साल पहले भारत आया था और इसने केरल के बारे में लिखा है कि यहाँ मुस्लिम समुदाय की बड़ी इज्जत होती है। यहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय बहुत इज्जतदार तरीके से अपना जीवन जीता है। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से, पुर्तगाल का ये निवासी है वास्को डी गामा, पानी के जहाज में यहाँ पर पहुंचा था और जिससे पुर्तगाली आए और उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए। तो इस तरह से जो समुद्री रास्ते से व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे पहले जो व्यक्ति आए वो पुर्तगाली, और उनमें भी कौन थे, वास्को डी गामा। अगर हम बात करें वर्तमान में केरल में कौन कौन से धर्म हैं, तो केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म है। तो केरल में ये सभी धर्म पाए जाते हैं। तो यह भी एक विविधता का क्या है, उदाहरण है, जो सिद्ध करता है कि यहाँ पर विविधता पाई जाती है। विविधता के साथ साथ भारत में अनेकता के साथ साथ भारत में एकता का भाव भी पाया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के समस्त विविधताओं को ध्यान में रखते हुए सभी विविधताओं के जो लोग थे उन्होंने समान सहभागिता से, समान भागीदारी से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। चीनी यात्री भी, व्यापारी भी भारत आए थे और वह अपने साथ दो प्रमुख चीजें लेके आए, चीनी वला और चीना चट्टी। पहला है चीनी वला और दूसरा है चीना चट्टी। चीनी वाला मछली पकड़ने का जाल को चीनी वाला कहा जाता है और तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहा जाता है। केरल की जलवायु चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि केरल की जलवायु किस खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आगे हम बात करें तो मैं अभी बता रहा था आपको कि भारत में प्रचुर विविधता होते हुए भी आजादी की लड़ाई को अलग अलग धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं ने एक साथ लड़ा। यह विविधता में एकता का क्या है, उदाहरण है। एक पुस्तक है भारत एक खोज। इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ये पूछी जाती है परीक्षाओं में कि भारत एक खोज पुस्तक को किसने लिखा है। और हमारे राष्ट्रगान को, जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं और बहुत ही कम समय में हमने इस चैप्टर को, थोड़े से समय में हमने इसको रिवाइज कर लिया। तो एनसीईआरटी की क्लास, अन्य क्लासेस जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उनको भी आप देखें और पॉलिटी की क्लास को भी आप देखें। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर एनसीईआरटी क्लासेस जो भी ज्योग्राफी की है उसकी और हिस्ट्री है उसकी डाली हुई हैं, तो आप उनका अध्ययन करें और अन्य क्लासेस का भी अध्ययन करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।